नमस्कार। आपका पर्यावरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम इसकी 11वीं क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज पर्यावरण एवं मृदा का अध्ययन करते हैं और उसमें कृषि है, एग्रीकल्चर और मृदा के बारे में करते हैं। पहले बात जानते हैं कि कृषि क्या होती है। कृषि मतलब ऐसी भूमि, ऐसी उपजाऊ ज़मीन जिससे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसलों को उगाते हैं। जैसे हमें खाने के लिए भोजन चाहिए और भोजन किस माध्यम से हो सकता है, सब्जियां हो सकती हैं, अनाज खाद्य हो सकता है, फल और फूल हो सकते हैं। तो ये सभी हमारे किससे प्राप्त होते हैं, तो ये हमारे मुख्यतः कृषि से ही प्राप्त होते हैं। तो फसल कौन सी हो गई, जब एक ही प्रजाति के जो है बहुत सारे पौधे एक साथ बोए जाएं तो हम उसे फसल कहते हैं। जैसे गेहूं है तो गेहूं में आप देखिए बहुत सारे जब पौधे होते हैं तो फसल है। धान है, ठीक है, चना है, जौ है, ये हमारी कैसी हैं, फसल हैं। फिलहाल इनको हम ऋतुओं के अनुसार भी इनको हम कैटेगराइज करते हैं, खरीफ, जायद, रबी, या फिर हम इनको नगदी एवं भोजन वाले के खाद्यान्न के रूप में भी इनको हम प्रयोग करते हैं। हमारी जितनी कृषि है उसको हमने कई भागों में बांटा है। प्राथमिक क्षेत्र में रखा है कृषि को, और भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो भारत की मुख्य अगर जो पूछी जाए वो किससे है, तो कृषि है, जिसमें भारत का लगभग 54% लोग जो हैं वो कृषि में रोजगार प्राप्त करते हैं, और उत्तर प्रदेश के लोग लगभग 75% जो है आबादी जो है वो कृषि से संबंधित रखती है। आइए भारत के कुल जो क्षेत्रफल है हम ये भारत के संदर्भ में कर रहे हैं, ना कि उत्तर प्रदेश के बारे में। तो 51% कृषि के रूप में प्रयोग होती है कुल जमीन, 21% वन के रूप में, 24% बंजर है, और सर्वाधिक बंजर जो है वो राजस्थान में है। कहाँ है? फसलों के जो प्रकार हैं उसमें हमने दो प्रकार से, एक हम रख सकते हैं खाद्य फसलें, या फिर हम रख सकते हैं नगदी फसलें। और अगर ऋतुओं के अनुसार जिसे रखा जाए तो खरीफ, जायद और रबी। आइए, खाद्य फसलें मतलब ऐसी फसलें जिनका मुख्यतः उत्पादन खाने के लिए हो, जैसे गेहूँ, चावल, चना, दलहन और मोटे अनाज। और नगदी फसलें ऐसी होती हैं जिसको हम बेचकर हम धन प्राप्त कर सकें, मतलब उनको हम उनसे रुपए प्राप्त कर सकें। जैसे गन्ना एक कैसी है, गन्ने को बेचकर उसको हम धन प्राप्त करते हैं, तो एक नगदी फसल है। इसी प्रकार से हम लोग मूंगफली खाते हैं, तो मूंगफली एक कैसी है, नगदी फसल है। जूट एक नगदी फसल है, कपास एक नगदी फसल है, चाय, कॉफ़ी, ठीक, और तिलहन, तिलहन जो होता है जैसे सरसों का तेल, रंडी का तेल, इनको बोला जाता है, ठीक। और जितने हमारे फ्रूट्स होते हैं जैसे काजू, बादाम, ठीक, सेब, जो फल होते हैं ये सब हमारे कैसे हैं, नगदी फल हैं, क्योंकि इनको बेचकर तुरंत ही नगद में धन प्राप्त किया जा सकता है, जिसका मुख्य उद्देश्य धन कमाना ही होता है, नगद रुपए प्राप्त करना होता है, ना कि अधिकतम उसको प्रयोग करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए होता है। ऋतुओं के अनुसार हमने अभी आपको बताया कि खरीफ फसल, जायद फसल और रबी फसल। खरीफ की फसल जो होती हैं इनकी जो बुआई होती है वो जून जुलाई में होती है, और इनकी कटाई जो होती है वो अक्टूबर और नवंबर में होती है। इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी, मुख्यतः जैसे धान है तो धान गर्मियों में बोया जाता है, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, उड़द, कपास, सोयाबीन, तंबाकू, गन्ना, अरहर, तिल और आदि। इसी प्रकार से जो रबी की फसलें होती हैं वो जाड़ों में बोई जाती हैं और जाड़ों के समाप्त होने पर काटी जाती हैं, इसीलिए इन्हें शीत ऋतु की फसल भी कहते हैं। और इनकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में चलती है, जिससे इस समय नवंबर चल रहा है, तो इस समय जैसे गेहूं की बुआई बहुत तेज़ी से चल रही है, और तिलहन की मतलब सरसों की बहुत तेज़ी से चल रही है। तो गेहूं, जौ, सरसों, आलू, मसूर, चना और मटर जो है वो
शीत ऋतु की हैं या रबी फसल हैं। अगली जो है जायद फसलें। जायद फसलें जो रबी फसल के बाद और खरीफ फसल से पहले बोई जाती हैं, ये सब हमारी जायद फसलें होती हैं और इनकी बुवाई मार्च अप्रैल के मिड में होती है और इनकी कटाई मई और जून में होती है। इसमें अधिकांशतः जो सब्जियां होती हैं वो उसको हम जायद फसल में ही शामिल करते हैं। और खाने पीने वाली तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, करेला, मिर्च, भिंडी जो है ये सब हमारी किसमें आती हैं, सभी जायद फसल के अंतर्गत ही आती हैं। आइए जो है कृषि है, कृषि में देखेंगे कि हमें झूम खेती, ऐसे खेती जिसको काटो जलाओ और खेती से जानते हैं, मतलब जिसको एक बार कर लेते हैं और फिर वहाँ से हस्तांतरित होकर दूसरी जगह करते हैं। जैसे असम वाले क्षेत्रों में, असम में है, मेघालय में है, वहाँ पर झूम खेती ज़्यादा प्रचलित है। अगली जो है हमारी, आप देखेंगे कि इसे वुश फैलो नाम की भी कृषि कहते हैं। और इसके बाद यह कृषि पूर्व अंतर भारत के राज्यों में, उत्तर भारत के राज्यों में होती है, जनजात द्वारा वनों को काटकर और जलाकर की जाती है। एक फसल के उगने बाद कुछ समय के लिए एक स्थान के लिए खुला छोड़ देते हैं, उसके बाद वहाँ पर दूसरी फसल उसके आगे समय पर करने लगते हैं और एक ही खेत में 3-4 फसलों को उगाया जाता है। आइए कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियाँ हैं, जैसे हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति मुख्य क्रांतियाँ हैं। भारत में लगभग जब लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो प्रधानमंत्री थे, उस समय हमारा भारत का पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ था, जिसमें भारत के पास खाद्यान्न की कमी पड़ गई थी और उस समय अमेरिका से खाद्यान्न मंगाया गया था और उस समय जो ऐसा गेहूँ मंगाया गया था जो हमारे यहाँ के जानवर तक भी नहीं खाते थे। तो उसी प्रकार तो हमारे यहाँ के MS स्वामीनाथन नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने 1966-67 में भारत में हरित क्रांति को जन्म दिया, जिसके हमारा उत्पादन अब केवल नहीं होता है, हम दूसरे देशों में निर्यात भी करते हैं। इसका जो है विश्व स्तर पर अगर आपसे पूछ दिया जाए तो MS बोरलॉग के नाम से बोला जाता है। इसमें नॉर्मन बोरलॉग बोले जाते हैं, जो कि यूएसओ के रहने वाले थे और यूएसओ में कहाँ पर, मैक्सिको जो है वहाँ के रहने वाले थे। भारत में जनक MS स्वामीनाथन जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं और सर्वाधिक जो वृद्धि हुई थी वो गेहूं में हुई है और चावल में हुई है। गेहूं में लगभग 300% की हुई थी और चावल 200% हुई थी। भारत में सर्वाधिक चावल ही खाया जाता है, परंतु अगर आपसे पूछे जाए तो खाया सर्वाधिक चावल जाता है, परंतु अग्रणी सर्वाधिक लाभ जो हुआ है हरित क्रांति का वो कृषि को हुआ कृषि और चावल अन्य खेती को भी है, परंतु कृषि के क्षेत्र को सर्वाधिक हुआ है। श्वेत क्रांति है जो है वो हमारे दूध से संबंधित है और इसको डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने दिया था। किसने दिया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने 1970 में प्रारंभ किया था और ये NDDB जो है वो संस्था के द्वारा चलाई जाती है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये एक सहकारी संस्था है जिसके द्वारा चलाया जाता है और श्वेत क्रांति से भारत के दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। ये विश्व में वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। कुछ अन्य क्रांतियाँ, नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है अगर आपसे पूछी जाए तो इसे ब्लू रिवोल्यूशन भी बोलते हैं, जो कि मछली उत्पादन से है। और येलो रिवोल्यूशंस, पीली क्रांति तिलहन और सरसों से है। और गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली से होती है। रेड रिवोल्यूशंस मांस और टमाटर से होती है। स्वर्ण मतलब गोल्ड जो होती फल और बागवानी से। और सिल्वर रिवोल्यूशन मतलब अंडा उत्पादन से होती है। मिट्टी, आइए मिट्टियों के बारे में पढ़ते हैं। तो मिट्टी जो होती है, मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्व पाए जाते हैं, वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। अब हम पढ़ते हैं NPK, जिनका अनुपात होता है 4:2:1। आपसे पूछा जाए 1 स्क्वायर फिर 2 स्क्वायर 4, ठीक। तो ये हमारा हो जाता है और इसमें जीवों और वनस्पतियों का सड़ा गला भाग होता है और इसका जो मुख्य जो परिषद है वो ICAR है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।
इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल जो है वो हमारी है, और इस मृदा ने को उन्होंने 8 भागों में बांटा है। और भारत में सर्वाधिक जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, जो लगभग 43% है, और यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है। अब इसके अंतर्गत कौन सा आता है? पश्चिमी राजस्थान आता है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आता है, बिहार आता है, ठीक, झारखंड इसमें शामिल हो जाता है, और पश्चिम बंगाल इसमें सर्वाधिक होता है, ठीक। ये सब हमारे कैसे हैं? जलोढ़। ऐसी स्थान जहाँ पर नदियों की निकल नहीं हो, वहाँ पर क्या होता है कि जलोढ़ मिट्टी होती है, और उत्तर के मैदानों में होती है। अगली हमारी जो है वो खादर और बांगर होती है। खादर कौन सी होती है? जो नई मिट्टी से बनी हो और अधिक उपजाऊ हो, नदी के बाढ़ से बनी होती है। और बांगर जो बिना बाढ़ वाले क्षेत्र से हो और पुरानी मिट्टी हो और कम उपजाऊ होती है। प्रमुख फसलें, खाद्य फसल गेहूं चावल। अगले प्रश्न है कुछ इम्पोर्टेंट। कृषि है एक प्राथमिक क्रिया, ये किसने कहा है? तो ये है जो है एक कैसा है? प्राथमिक क्रिया है। एम.एस. स्वामीनाथन एक क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं? चना और गेहूं होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। और मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र में हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो गेहूं जो है वो रबी फसल होती है। कौन सी? रबी फसल। तो ये हमारी आज की कुछ क्लास थी जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी, और इसी प्रकार से आप लोग हमें सपोर्ट देती रहिए और शेयर अधिक से अधिक करिए ताकि हमें और भी अपना परिवार बढ़ा सकें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।